हेलो, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं विश्व का मानचित्र, ठीक है, यानी विश्व का नक्शा। इसी क्रम में यह दूसरा वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, एशिया महाद्वीप की बेसिक बातों को। वो भी क्या क्या था, जैसे एशिया को सभ्यता का पालना कहा जाता है। जितनी भी सभ्यताएं थी सब एशिया में ही पहले उत्पन्न हुई थी। जैसे मिस्र की सभ्यता हो या फिर हड़प्पा का सभ्यता हो, ठीक है, हड़प्पा की सभ्यता हो या मिस्र की सभ्यता हो या हांगो नदी की सभ्यता हो, ठीक है। और एशिया महाद्वीप 3 प्रायद्वीपों से मुख्यतः मिलकर बना है, ठीक है। जैसे यहाँ दक्कन का प्रायद्वीप हो गया, यहाँ पर अरब का प्रायद्वीप हो गया, यहाँ इंडो चीन का प्रायद्वीप हो गया, ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया है। और इसके बाद हम लोग सार्क कंट्री में घुस चुके थे और सार्क कंट्री में सभी देशों को याद भी कर चुके थे, ठीक है। याद हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, कोई बात नहीं। फिर से हम लोग पढ़ते हैं और 8 देश को याद कर लेंगे। देखिए, रटना कुछ भी नहीं है, याद करना है, ठीक है। तो एक बार फिर से सार्क कंट्री देखते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, सार्क में कितने देश थे? सार्क में कितने देश थे? तो सार्क में टोटल 8 देश थे। पहला कौन था? पहला था मालदीव, दूसरा श्रीलंका, तीसरा भारत, चौथा पाकिस्तान, पाँचवा अफगानिस्तान, छठा नेपाल, सातवां था यहाँ छोटा सा भूटान और आठवां था बांग्लादेश, ठीक है। तो सार्क में 8 देश थे। कौन कौन से थे? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो इन 8 के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था और डिटेल में हम लोग मालदीव के बारे में जान लिए थे। मालदीव के बारे में क्या क्या था? मालदीव तो पहली बात यह पूरा द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश मतलब ये छोटे छोटे द्वीप से मिलकर बना है और इसके इकोनॉमी बहुत ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त मतलब यहाँ की इकोनॉमी बहुत ही तेज़ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट लोग ज़्यादा आते हैं, ठीक है, छुट्टियाँ मनाने या फिर घूमने में। और इसी कारण यहाँ पैसा इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ की इकोनॉमी ज़्यादा है। और मालदीव की राजधानी माले है। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था श्रीलंका। श्रीलंका के बारे में हम लोगों ने सभी तथ्य जाना था। जैसे अशोक ने अपने बेटे और बेटी को यहीं पर भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, ठीक है। रावण भी सीता जी को हर कर यहीं लाया था। यह चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। इसकी राजधानी कैंडी थी, ठीक है। उसके बाद कोलंबो हुई, वर्तमान में जयवर्धनी पूरे कोट्टम है। यह हिंद महासागर की मोती इसे कहा जाता है। यह नीचे हम्बनटोटा बंदरगाह है, ठीक है। पॉइंट पेड्रो जाफना, पॉइंट पेड्रो इसके उत्तरी में है। एलिफेंटा दर्रा है, महावेली गंगा, ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ चुके थे। तो आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है और कंट्री के बारे में, ठीक है। तो और कंट्री में क्या क्या हुआ, देखिए इंडिया के बारे में तो हम लोग जब इंडिया का मैप पढ़ेंगे तब उसके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। आज पढ़ना है पाकिस्तान और जितने भी 7 देश हैं सभी के बारे में, ठीक है। तो शुरू करते हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान के बारे में देखते हैं क्या क्या है खास बात। देखिए, पाकिस्तान का नक्शा को जो हम लोग कंपेयर करेंगे तो देखिए, थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए, ये है पाकिस्तान का नक्शा। अब आप ही लोग बताइएगा यह नक्शा कैसा है, ठीक है। ये है पाकिस्तान का नक्शा। अब ठीक इसके सामने यदि हम देसी कुत्ता बैठा दें, अब आप ही लोग कंपेयर करिए कैसा है। मान लीजिए सामने देसी कुत्ता बैठा है, ठीक है। तो पाकिस्तान का नक्शा किससे मैच करता है? समझ गए ना? ठीक है। अब पढ़ते हैं और पाकिस्तान के बारे में। देखिए, पाकिस्तान का जो निचला वाला भाग है, ठीक है, ये जो निचला वाला भाग इसे कहते हैं सिंध प्रांत। पाकिस्तान का यह सिंध प्रांत है, ठीक है। और इसी जगह पे सभ्यता जैसे मोहनजोदड़ो और चंद्रदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्थान थे मोहनजोदड़ो और चंद्रदड़ो, यहीं सिंध प्रांत में ही मिले हैं, ठीक है। और इसके बगल में जो ये वाला पार्ट है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बलूचिस्तान। बलूचिस्तान बहुत ही अशांत एरिया है। जैसे पहले अपने यहाँ जम्मू कश्मीर होता था, ठीक है ना, अब तो खैर मामला सब सही है। तो यह बहुत ही अशांत एरिया है। ये लोग पाकिस्तान से अलग होने की मांग करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान इन पर जुल्म ढाता है, ठीक है। और यहाँ अक्सर पोस्टर बैनर, अक्सर लोग पाकिस्तान का विरोध करते हैं और अलग होने की मांग करते हैं, ठीक है। दो हमने देखा। तीसरा यहाँ पर है पाकिस्तान का पंजाब प्रांत, ठीक है। पंजाब प्रांत भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है। पंजाब प्रांत पहले बहुत बड़ा था, ठीक है। तो जब बंटवारा हुआ तो पंजाब भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है। तो पाकिस्तान का पंजाब और भारत का पंजाब दोनों सटा हुआ है। तो इस पंजाब में पाकिस्तान के जितने भी धनी लोग हैं, नेता मंत्री सब अक्सर लोग यहीं पर रहते हैं, ठीक है।
तो ये पाकिस्तान का कौन सा प्रांत हो गया? पंजाब। अब देखते हैं, अब ये वाला जो हिस्सा बचा इसका नाम है खैबर पख्तूनवा। क्या है? खैबर पख्तूनवा। ये अभी आतंकवाद से बहुत पीड़ित है, ठीक है। यहाँ पे हमेशा कुछ भी हो, आतंकवादी बहुत रहते हैं, कुछ भी हो गोली मारो, बम मारो, ठीक है, तोप मारो, हमेशा बंदूक गोली हमेशा यहाँ चलता रहता है। खैबर पख्तूनवा में बहुत ही आतंकी वाला इलाका है। और यहाँ तक ऐसे लोग हैं कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के लोग कि बच्चों को पोलियो ड्रॉप तक नहीं पिलाने देते हैं। क्यों? कहते हैं कि 2 बूंद पिलाओगे 2 ही लड़का होगा। ऐसा इन लोग की मानसिकता है, ठीक है। यहाँ पोलियो ड्रॉप भी नहीं लोग पीने देते। और पोलियो ड्रॉप के छोड़ो, अफ़गानिस्तान वाला प्रांत जो अफ़गानिस्तान का तालिबान है, यहाँ तो लोग अपने घर के महिलाओं को 6 साल की बच्चियों तक शिक्षा देते हैं, उसके बाद शिक्षा देना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा तो हाल है। और फिर पाकिस्तान में जो ऊपरी वाला भाग है ये तो है पीओके के बारे में सभी जानते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान के 5 प्रांत मुख्यतः यही हैं। और पाकिस्तान के बारे में देखते हैं। देखिए, पाकिस्तान का एक शहर यहाँ पर है लाहौर, और लाहौर के ठीक ऊपर है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है, ठीक है। पाकिस्तान इस्लामाबाद की राजधानी है, मतलब इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। और नीचे एक शहर है लाहौर, ठीक है। लाहौर और इस्लामाबाद इसके मुख्य शहर हैं। और यहीं पर था तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय कुछ याद आया? अरे मौर्य काल में जो रहते थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके समय का विश्वविद्यालय, ठीक है। उस समय का शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र यही था। कौन? तक्षशिला विश्वविद्यालय, जिसे राजा तक्ष ने बनवाया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हॉस्टल सुविधा नहीं थी। और यहाँ पे जो नालंदा विश्वविद्यालय है, ठीक है, मतलब नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में था, यहाँ पर हॉस्टल की सुविधा थी। यह भी बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था, ठीक है, उस समय में। इसको तो बख्तियार खिलजी ने जलवा दिया था, ठीक है। इतना जाना हम लोगों ने। और देखते हैं, और पाकिस्तान में यही है 2 दर्रा। कौन कौन सा? एक खैबर दर्रा है और एक बोमल दर्रा। ये दोनों दर्रा पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान जाने का मार्ग प्रदान करते हैं, ठीक है। दर्रा किसे कहते हैं? जैसे कोई पहाड़ी हुआ, इसके बीच में जो पतला जगह होता है जाने वाला, इसी को कहते हैं दर्रा। खाने वाला नहीं, दर्रा, ठीक है, इसको दर्रा कहते हैं। इतना जाना। और पाकिस्तान के बारे में देखिए, पाकिस्तान में विश्व का दूसरा सबसे गर्म स्थान है। गर्म स्थान मतलब गर्मी। दूसरा सबसे गर्म स्थान है, 56 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। और उस जगह का नाम क्या है? जफूबाबाद। क्या है? जफूबाबाद, ठीक है। और पाकिस्तान के बारे में और देखते हैं। और देखिए, पाकिस्तान में 2 बंदरगाह मुख्य रूप से हैं। एक यहाँ पर है, और इसका नाम क्या है? पहले बंदरगाह का नाम है कराची। कराची बंदरगाह भारत से जस्ट सटा है, बगल में ही है, ठीक, कराची बंदरगाह। और दूसरा बंदरगाह यहाँ पर है ग्वादर बंदरगाह, ईरान के बगल में, मतलब है तो पाकिस्तान में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। अब 2 बंदरगाह हो गए, ठीक है। और चाइना क्या करता है? चाइना पाकिस्तान की ग्वादर बंदरगाह से लेकर के अपने यहाँ तक एक रोड का निर्माण किया है, ठीक है। इसका नाम है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण किया है, जो कि पूरी भारत नहीं, भारत के POK से होता हुआ जाता है। कहाँ से? पाकिस्तान के ग्वादर से होते हुए भारत के POK से होता जाता है। और भारत की इतनी सॉफ्ट नीति देखिए, जब भारत बना रहा था POK से होकर के, तो इसे भारत वालों ने रोका नहीं, चाहे मनमोहन सरकार हो चाहे मोदी, किसी ने भी नहीं POK का विरोध किया। और हम जब अपने गलवान में अपने देश में बना रहे थे सड़क, तो चाइना आकर के रोक दिया कि मत बनाओ, ये हमारा है, ठीक है। और अब तो चाइना गलवान में अभी भी घुस कर बैठा है। अब इधर नया सिक्किम में भी आ गया, ठीक है। सिक्किम में आकर के अपना एक ग्रामीण बस्ती तक बसा लिया है। तो यही है चाइना की हड़प नीति। पहले डलहौजी थी, अब चाइना की, बगल में रहता है, फिर वो कहता है हमारा है, ठीक है। तो चाइना CPEC का निर्माण क्यों किया, ठीक है, इसके पीछे भी एक कारण है, समझिए। देखिए, चाइना अपना व्यापार इस रास्ते से करता था, ठीक है, करता है अरब देशों से। चाइना इस रास्ते से आकर के अपने सामान जो भी था अरब देशों को बेचता था।
बेचता है, ठीक है। तो चाइना को डर था कि कहीं भारत इसका ये वाला रास्ता बंद न कर दे, यहाँ इस पर आक्रमण न कर दे, ठीक है। तो इसी डर के मारे और अपना काम आसान करने के लिए चाइना ने यहाँ पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण किया, CPEC सड़क का, ताकि उसको इधर से ना आना पड़े और यहीं से डायरेक्ट बेच दे अपना सामान, ठीक है। पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को चाइना लीज पर लिया है। और भारत क्या किया, भारत ने ईरान का यहाँ पर बंदरगाह जो है, भारत ने ईरान का यहाँ पर चाबहार बंदरगाह है, भारत ने ईरान का चाबहार बंदरगाह को भाड़े पर लिया है। और यहाँ से भारत कजाकिस्तान, यहाँ से भारत अफ़गानिस्तान, मतलब चाबहार से अफ़गानिस्तान तक भारत रेलवे लाइन की निर्माण कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि अगर यहाँ तक रेलवे लाइन की निर्माण होगी तो अफ़गानिस्तान में हम अपना माल बेच सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे में हम लोगों ने अपना एक हवाई अड्डा ले रखा है, ठीक है, हवाई बेस ले रखा है। तो अगर चाबहार बंदरगाह से यहाँ तक रेल की पटरी बिछ जाती है तो हम लोग यहाँ तक आ सकते हैं और यहाँ से आने के बाद चाइना पर डायरेक्ट नज़र रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो हम लोग का सियाचिन ग्लेशियर है, सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान यही है। तो यहाँ से हम लोग इस पर नज़र रख सकते हैं और यहाँ से इस पर अगर तन को टिनफिन किया तो हम लोग इसको नस्तेनाबूद कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर हमला भी कर सकते हैं। तो भारत ने खैर ठीक ही किया है, ठीक है। तो ये थी भारत की नीति। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और पाकिस्तान में ये ननकाना साहिब, अब ननकाना साहिब क्या है, ननकाना साहिब वही जगह है जहाँ पर सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में, ठीक है। 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में जन्म हुआ था। कहाँ पर, पाकिस्तान में, पाकिस्तान के ननकाना साहिब में इनका जन्म हुआ था। और ये एक धार्मिक स्थल, ठीक है, यहाँ से भारत का आवाजाही लगा रहता है। कहाँ पे, ननकाना साहिब में। और पाकिस्तान का एक जो नीचे वाला प्रांत सिंध था, यहाँ पर ये एक बहुत क्रांतिकारी व्यक्ति ने जन्म लिया था। क्रांतिकारी, हाँ, कौन था वह, पता है, उसका नाम था आसाराम। हाँ, वही बुढ़ऊ आसाराम जो भारत में इस समय जेल की हवा खा रहे हैं, ठीक है। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हुआ था और वही गुजरात में उसके बाद आ गए। तो इस समय तो जेल की हवा खा रहे हैं, ठीक है। अब पाकिस्तान के बारे में लगभग सभी चीज़ ख़त्म हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके ऊपर, अफ़गानिस्तान में, ठीक है। तो ये है अफ़गानिस्तान। अब देखिए पाकिस्तान जो थार का मरुस्थल है, भारत में मरुस्थल को थार कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में उसी मरुस्थल को चोलिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं, चोलिस्तान। थार के मरुस्थल को पाकिस्तान में चोलिस्तान, जबकि भारत में थार का मरुस्थल कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं अफ़गानिस्तान पे, ठीक है। तो यह है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल, ठीक है। अफ़गानिस्तान की राजधानी है काबुल। और अफ़गानिस्तान में ही था महमूद गजनवी, ठीक है। कौन था, महमूद गजनवी, जो कि भारत में आया था और गुजरात पे आक्रमण किया था, कि इसमें सोमनाथ मंदिर पे, कब किया था, 1025 ईस्वी में, ठीक है। 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था और यहाँ से लूटपाट करके भाग गया था। और गजनवी तो यहीं का था, हो गया। काबुल इसकी राजधानी है। और सुनिए, इसमें अफ़गानिस्तान में सलमा बांध है, ठीक है। सलमा बांध का निर्माण भारत कर रहा है अपने पैसे से। सलमा बांध यहाँ पर बना रहा है भारत। और संसद भवन, अफ़गानिस्तान में संसद और सलमा बांध भारत बना रहा है अपने से। और अफ़गानिस्तान को भारत ने हेलीकॉप्टर और बंदूकें वगैरह दिया है। क्यों, क्योंकि अफ़गानिस्तान में तालिबानी यानी कि आतंकी संगठन बहुत ज़्यादा है, उसका ख़त्म करने के लिए अफ़गानिस्तान को भारत सपोर्ट करता है, ठीक है। और देखते हैं, ठीक है। तो अफ़गानिस्तान में पर्वत ही पर्वत ज़्यादा है। अब जहाँ पहाड़ी एरिया है वहाँ तो खेती हो नहीं सकती, ठीक है। तो अफ़गानिस्तान में सबसे ज़्यादा क्या होता है, अफ़ीम, वही अफ़ीम जो जिससे नशा किया जाता है, ठीक है। तो अफ़गानिस्तान में अफ़ीम होता है सबसे ज़्यादा। अब जब अफ़गानिस्तान में अफ़ीम होगा तो अगल बगल इसका सुगंध, इसका प्रचार हो ही जाएगा, ठीक है। तो इसी की वजह से ईरान और पाकिस्तान, ठीक है, इन तीनों देशों में अफीम की बहुत ही मात्रा में होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ है, ईरान में, ठीक है। तो इसी वजह से इन तीनों देशों को स्वर्णिम त्रिभुज कहते हैं या फिर गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। अब एग्जाम में पूछते गोल्डन ट्रायंगल क्या है, तो गोल्डन ट्रायंगल
ऐसे देशों का समूह है ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो अफीम का उत्पादन करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इतना हुआ अफगानिस्तान के बारे में। और अफगानिस्तान के बारे में देखते हैं। ठीक है, अफगानिस्तान में तालिबान संगठन हमने बताया ही। ठीक है, ये लोग पोलियो ड्रॉप तक नहीं पीते हैं और हमेशा आतंक फैलाते रहते, बम गोला बारूद मारते रहते हैं। इसी के खात्मा के लिए भारत ने अफगानिस्तान को सहयोग किया है। वहाँ पर हेलीकॉप्टर, बम, बंदूक वगैरह सब चीज़ अफगानिस्तान को सप्लाई किया है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं पीछे। पीछे मतलब शीत युद्ध के समय क्या हुआ था। ठीक है, तो उसके बारे में देखते हैं। शीत युद्ध के समय देखिए, हमने तो इससे पिछले वाले वीडियो में बताया था कि शीत युद्ध में अमेरिका क्या किया था। पहले आया था अपने दो पड़ोसी पर यानी कि रूस पर नज़र रखने के लिए यहाँ आया था हम्बनटोटा बंदरगाह लेने, लेकिन भारत के एलटीटी संगठन की वजह से अमेरिका को मुँह की खानी पड़ी और वापस भाग गया। ठीक है, और फिर उसके बाद आया नेपाल में चाइना ने अपने माओवादियों को उतार दिया, तो नेपाल से भी भागना पड़ा इसको चाइना को। तो यहाँ से भाग गया, फिर चाइना अपना दिमाग लगाने लगा अब क्या करें। तो चाइना आ गया कहाँ पर, चाइना आ गया पाकिस्तान में। अब भैया पाकिस्तान में जब आ जाएगा तो पाकिस्तान को कौन समझाए। ठीक है, पाकिस्तान में आकर हवाई अड्डा ले लिया। अब यहाँ तो कोई इसको बोलने वाला नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया तो यहाँ से यह रूस पर नज़र रख सकता था। ठीक है, और रूस के साथ साथ यह भारत और चीन पर भी नज़र रख सकता था। अब यह बात तो रूस को एकदम खटकने लगी कि अमेरिका यहाँ कैसे आ गया। ठीक है, ये देखिए शीत युद्ध का ही नतीजा है। दोनों देश आपस में तो नहीं लड़े लेकिन सारी दुनिया को लड़ा दिए। वहाँ श्रीलंका में 6-7 लाख लोग मारा गए और यहाँ नेपाल में लाखों लोग मर गए। अब देखिए यहाँ पर आया है। ठीक है, तो अब रूस भी अपना प्लान बनाने लगा। ठीक ना, तो रूस ने क्या किया, अमेरिका का जो पड़ोसी था अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान के पड़ोसी अफ़गानिस्तान पर रूस ने हमला कर दिया। ठीक है, रूस ने आक्रमण कर दिया और यहाँ को लोगों को लगा पीटने, यहाँ पर कब्जा कर लिया। जब यहाँ पर आक्रमण कर दिया तो अमेरिका तो डायरेक्ट रूस को मार नहीं सकता था, मारेगा तो विश्व युद्ध की शुरुआत फिर से हो जाएगी, दूर खत्म हुआ तीसरा स्टार्ट हो जाएगा। तो यह डायरेक्ट इसको मार नहीं सकता था और रूस भी इसको डायरेक्ट नहीं मारता था। ये दोनों एक दूसरे को पड़ोसी को मारते थे। यही था शीत युद्ध। ठीक है, शीत युद्ध मतलब कि हम आपस में नहीं लड़ेंगे लेकिन पूरी दुनिया को लड़ा देंगे। शीत युद्ध अक्सर घर में भी देखने को मिलता है, घर में या गाँव में। अब घर में कैसे, जैसे घर में ननद भौजाई के बीच में रहता है, या इसको नहीं कुछ करना या इसका तारीफ नहीं सुनना चाहिए और ये इसका नहीं सुनना चाहिए। ठीक है, तो ननद भौजाई में भी एक तरीके से शीत युद्ध होता रहता है। ठीक है, शीत युद्ध हर जगह व्याप्त है, छोटी मात्रा में बड़े मात्रा में। ठीक है, यह तो विश्व युद्ध से भी खतरनाक है क्योंकि विश्व युद्ध में एक बार मराए थे सब, इसमें तो बार बार मरते हैं। अब भी हो ही रहा है, अब भी लोग मरा ही रहे हैं। ठीक है, तो यह था शीत युद्ध। अब जब रूस आकर के अफ़गानिस्तान में आक्रमण कर दिया तो अब अमेरिका क्या करे, तो अमेरिका एक व्यक्ति को लाया, दक्षिण अफ्रीका से एक साइंटिस्ट को लेकर आया। ठीक है, उस साइंटिस्ट को ला करके अफ़गानिस्तान में छोड़ दिया और वो साइंटिस्ट जो था इतना ओजस्वी भाषण दे करके, इतना अपना प्रचार करके ईरान करें अफ़गानिस्तान की जनता को एकत्रित किया, संगठित किया। ठीक है, और संगठित करके यहाँ से रूस को मार के वापस भगा दिया। सुनिए कौन हुआ, जो साइंटिस्ट था। आप कहेंगे साइंटिस्ट कैसे ऐसा कर सकता है। हाँ, वो साइंटिस्ट था और उस साइंटिस्ट का नाम है, पता है क्या था, उसका नाम था ओसामा बिन लादेन। क्या नाम था, ओसामा बिन लादेन। ये तो आतंकवादी था, नहीं, यह पहले बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। ठीक है, इसको आतंकवादी किसने बनाया, अमेरिका लाकर यहाँ इसको छोड़ दिया। ठीक है, तो लादेन जो है रूस को मार के वापस भेज दिया। ठीक है, अब तो लादेन बन चुका है आतंकवादी, इसको सप्लाई बम गोला बारूद अमेरिका ने किया था। अब एक तरीके से ओसामा सांप का काम करेगा। ठीक है, इसको ओसामा रूपी सांप को अमेरिका ने पाल लिया था। अब ओसामा बिन लादेन ने एक बार अमेरिका पर हमला कर दिया, अमेरिका पे। ठीक ना, तो बस अमेरिका क्या किया, इसको भी ओसामा बिन लादेन को मरवा दिया। ठीक है, देखिए ओसामा बिन लादेन से हमला करवाया रूस पे, फिर रूस पे हमला करने के बाद ओसामा बिन लादेन खुद है इसको मारने लगा, तो अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मरवा दिया। ओसामा बिन लादेन कब मारा गया था, तो 2 मई सन 2011 को ओसामा बिन लादेन मारा गया था। कहाँ पे, पाकिस्तान में। पाकिस्तान के अबोटाबाद में लादेन को अमेरिका द्वारा मार दिया गया। ठीक है, तो देखिए पहले एलटीटी संगठन को भारत ने यहाँ भेजा। ठीक है,
LTT ने अमेरिका को भगा दिया, भारत ने LTT को मार दिया, ठीक है। यहाँ पर चाइना ने माओवादियों को भेजा, तो माओवादी ने अमेरिका को भगा दिया। बस अमेरिका को जब भगा दिए माओवादी, तो चाइना माओवादियों को ख़त्म नहीं कर पाया, ठीक है। वही माओवादी अब भारत में आ गए, वही नक्सलवादी कहलाए, ठीक है। और यहाँ पे ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने खुद मरवा दिया, ठीक है। तो यह यहीं पर इसकी कहानी ख़त्म होती है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब आगे देखिए, यहाँ पे मालदीव हम लोग कवर किया, श्रीलंका किया, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। अब आते हैं नेपाल में, ठीक है। अफ़गानिस्तान के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। अफ़गानिस्तान में ही महात्मा बुद्ध की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा थी। प्रतिमा मतलब मूर्ति, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति थी अफ़गानिस्तान में, जिसका अफ़गानिस्तान में कहाँ पे, बामियान में। बामियान में विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति थी महात्मा बुद्ध की, जिसे यहाँ के तालिबानी आतंकवादियों ने बम से उड़ा दिया, ठीक है। बम से उड़ा दिया इस मूर्ति को। अब फिर उसके बाद दूसरे नंबर की सबसे ऊंची मूर्ति, इस समय जो वर्तमान में सबसे ऊंची मूर्ति है, वह है चाइना में, ठीक है। मूर्ति की बात करें, पहले मूर्ति कहाँ थी, बामियान में। बामियान कहाँ है, अफ़गानिस्तान में। अब सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ है, चाइना में। और सबसे ऊंची मंदिर पूछ ले, सबसे ऊंचा मंदिर बुद्ध जी का कहाँ पर है, तो यह है इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया के बाली द्वीप पे, ठीक है। पहले कहाँ था, अफ़गानिस्तान में, फिर अब है चाइना में। और सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ है, सबसे ऊंचा मंदिर इंडोनेशिया में, ठीक है। तो ये था उसके बारे में। अब नेपाल के बारे में देखते हैं। देखिए, नेपाल भी पूरी तरह से पर्वतीय देश है, ठीक है। और नेपाल से भारत के 5 राज्य सीमा लगाते हैं। कौन कौन, उत्तराखंड, यूपी, और उत्तराखंड, यूपी, और यहाँ पर बिहार हो गया, यहाँ पे पश्चिम बंगाल, और यहाँ पे सिक्किम, ठीक है। तो 5 राज्य नेपाल से सीमा लगाते हैं। और नेपाल में मुख्य रूप से, नेपाल में तो सभी ऊँचे पर्वत हैं। अब देख लेते हैं, पश्चिम से पूरब की ओर देखते हैं, कंचनजंगा है। यहाँ पर सिक्किम और नेपाल दोनों के बीच पर है कंचनजंगा। अब इसके बाद है मकालू, ठीक है। मकालू के बाद है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बाद है अन्नपूर्णा, फिर उसके बाद है धौलाधार, ठीक है। तो ये सब पहाड़ियाँ नेपाल में हैं। और नेपाल जो है जड़ी बूटियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि पहाड़ी एरिया में जड़ी बूटी ज़्यादा होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर नेपाल की लगभग 88% जनता हिंदू है, ठीक है। लेकिन यहाँ बौद्ध धर्म का मान्यता है, बौद्ध धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। 80% जनसंख्या यहाँ की हिंदू है। और नेपाल की राजधानी कहाँ है, नेपाल की राजधानी है काठमांडू, काठमांडू। और यह मध्य हिमालय में स्थित है, ठीक है। और नेपाल से अगर धार्मिक रिश्ते की बात करें, तो सीता जी जो थी जनकपुर, जनकपुर कहाँ था, नेपाल में। सीता जी नेपाल की थी। और राम जी का ससुराल कहाँ था, नेपाल में। राम जी का ससुराल कहाँ था, नेपाल में। इस हिसाब से अगर हम लोग देखें, तो हम लोग का ननिहाल कहाँ पर है, नेपाल में, ठीक है। ननिहाल कहाँ है, नेपाल में। सीता जी कहाँ थी, जनकपुर। और जनकपुर से ही भारत के शहर जयनगर के लिए एक ट्रेन आती है, ठीक। तो हम लोगों ने इसके बारे में देखा। अब बढ़ते हैं भूटान के बारे में। देखिए, यह है भूटान। भूटान में ही एक पर्वत है जिसका नाम है ब्लैक माउंटेन, या फिर काला पर्वत। काला पर्वत कहाँ पर है, भूटान में। और इसे तड़ित झंझावात वाला देश कहते हैं। तड़ित झंझावात ई का होता है, तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, ठीक। क्यों, क्योंकि यह तो बहुत ही ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर हमेशा बादल उदल टकराते रहते हैं, ठीक है। तो बिजली चमकती गरजती है, इसीलिए इसे लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं। और यहाँ पर कुछ परियोजनाएं हैं जो महत्वपूर्ण हैं। एक है ताला परियोजना, चुक्खा परियोजना, दोगाछू परियोजना, ठीक है। ताला परियोजना, देखिए अगर एग्जाम में पूछे तो ताला से अलीगढ़ मत मार दीजिएगा कि अलीगढ़ में है ताला परियोजना। अलीगढ़ में तो ताला का उत्पादन ज़्यादा होता है, ठीक है। ताला नगरी अलीगढ़ कहते हैं, लेकिन ताला परियोजना है भूटान में। अगला है बांग्लादेश। सार्क का आखिरी देश है बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश 1971 में अस्तित्व में आया। क्यों, क्योंकि 1971 से पूर्व यह पाकिस्तान का हिस्सा था। पाकिस्तान जब बटा था तो इस साइड भी पाकिस्तान था, पश्चिमी पाकिस्तान, और इस साइड था पूर्वी पाकिस्तान। तो यह पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था, ठीक है। 16 दिसंबर 1971 को यह स्वतंत्र हुआ पाकिस्तान से, ठीक है, इंडिया के सहयोग से। और 1972 में इसे अलग देश की मान्यता दे दी गई। कब, 1972 में अलग देश की मान्यता दे दी गई।
और पश्चिम बंगाल करें बांग्लादेश से सबसे अधिक सीमा लगाने वाला हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी देश है। मतलब सबसे लंबी सीमा कौन से पड़ोसी देश से लगती है, तो बांग्लादेश से। ठीक है। और बांग्लादेश पूरे विश्व का 50% जूट अकेले उत्पादन करता है, किंतु विभाजन के बाद जूट उद्योग इसका प्रभावित हो गया था। ठीक है। और इसकी राजधानी ढाका है, और ढाका के बगल में ही पद्मा डेल्टा है। ढाका पद्मा नदी पे, इधर से गंगा आती है और इधर से ब्रह्मपुत्र, दोनों को मिलने के बाद पद्मा नदी कहते हैं, और दोनों मिलकर एक बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करते हैं जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, जो कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है। और बढ़ते हैं यहाँ पर है एक चटगांव। ठीक है, चटगांव बंदरगाह। अभी इस समय चटगांव बंदरगाह है, लेकिन सन 1930 में एक बहुत एक क्रांतिकारी थे भारत के, जिनका नाम था सूर्य सेन। इन्होंने चटगांव में शस्त्रागार को लूट लिया था। ठीक है। और उस समय तो अंग्रेज़ों का शासन था, तो यहाँ के शस्त्रागार को किसने लूटा था, तो मास्टर सूर्य सेन ने। और यहाँ एक बंदरगाह है चटगांव बंदरगाह, जिसका विकास कौन कर रहा है, चीन कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ का जो चटगांव बंदरगाह है इसका विकास चीन कर रहा है। और त्रिपुरा जो यहाँ पर राज्य है भारत का, यह तीनों से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो इतना बांग्लादेश के बारे में बहुत है। अब हम लोगों ने कितने बंदरगाह पढ़ लिए, एक बार बंदरगाह पर नज़र मार लेते हैं। देखिए पहले बंदरगाह हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, यहाँ पर, जिसका नाम क्या था, बताइए नाम आप लोग। यहाँ पर था हम्बनटोटा बंदरगाह। ठीक है। और यहाँ पर एक बंदरगाह पड़े जिसका नाम था कराची बंदरगाह, और यहाँ पर ग्वादर बंदरगाह। ठीक है। और यहाँ पर था कौन बंदरगाह था ईरान में, बताइए। यहाँ पर था चाबहार बंदरगाह। तो कौन कौन था बंदरगाह, ठीक है। यहाँ पे था हम्बनटोटा बंदरगाह, यहाँ पे कराची बंदरगाह, यहाँ पे ग्वादर बंदरगाह, और यहाँ पर कौन बंदरगाह था ईरान में बंदरगाह का नाम क्या था, बताइए, चाबहार बंदरगाह। ठीक है। तो चाबहार बंदरगाह, हम्बनटोटा बंदरगाह, ग्वादर बंदरगाह। ठीक है। और यहाँ पर कौन सा बंदरगाह था, चटगांव बंदरगाह। ठीक। तो एक बार और देखते हैं। यहाँ पर था हम्बनटोटा, यहाँ पर था कराची बंदरगाह, यह ग्वादर बंदरगाह, और यह कौन सा था, चाबहार बंदरगाह। और यह बताइए, यह बांग्लादेश में कौन सा बंदरगाह, चटगांव बंदरगाह। तो हम लोगों ने कितने बंदरगाह के बारे में जाना, एक बंदरगाह, 2, 3, 4, 5 बंदरगाह के बारे में जान चुके हैं। ठीक है। तो इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे सार्क कंट्री होगा, आप पढ़ेंगे एशियन कंट्री, ईस्ट में जो है। ठीक है। ईस्ट एशियन नेशन कहते हैं इसे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एशियन नेशन के बारे में। ठीक है। तो इसे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आएगा तो दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिए। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।